नमस्कार, राष्ट्र की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी। बिहार के दो बड़े नेताओं ने भयंकर चुनाव प्रचार के बीच कुछ ऐसा किया और कहा जिससे वोटों की पूरी गणित बिगड़ने के संकेत मिल रहे हैं। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सीएम योगी के नाम पर बिहार के मुस्लिमों को डराने की कोशिश की और पूछा कि मोदी चाहिए या योगी चाहिए। 10 साल बाद कहोगे मोदी ठीक थे, योगी बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। यानी पीके मोदी और योगी के नाम पर मुस्लिमों को सीधे सीधे डरा रहे हैं, जिसके क्या असर होंगे आपको बताएंगे। इधर अल्पसंख्यक सम्मेलन में सीएम नीतीश कुमार से जुड़ी हैरानी भरी तस्वीर सामने आई। उन्होंने मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर दिया और टोपी अपने मंत्री जमा खान को पहना दी। इन तस्वीरों के भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। क्या एनडीए सहयोगी जेडीयू को मुस्लिम वोट नहीं चाहिए? इन दो खबरों से मुस्लिम वोट बैंक में बड़ा उलटफेर हो सकता है, रिजल्ट पलट सकते हैं। सवाल यह है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक अब लालू नीतीश का साथ छोड़कर जन स्वराज की ओर बढ़ने वाला है? अगर ऐसा हुआ तो क्या इसका फायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को होगा? क्या बिहार का अगला सीएम बीजेपी से होने वाला है? सवाल यह भी है कि मोदी और योगी के नाम पर मुस्लिमों को क्यों डराया जा रहा है, तब जबकि मोदी और योगी सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। योजनाएं हिंदू मुस्लिम देखकर नहीं बनाई जाती। घर, पानी, बिजली देते हैं तो हिंदू मुसलमान देखकर नहीं देते हैं। अभी रमजान में सौगातें मोदी दी गई तो धर्म देखकर नहीं दी गई। फिर पीके हार्डलाइनर प्रधानमंत्री जैसी बातें क्यों करते हैं? प्रशांत किशोर मुस्लिमों से क्यों पूछ रहे हैं कि मोदी चाहिए या योगी चाहिए? योगी मोदी का डर दिखाकर बिहार में किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा? आज इस पर चर्चा करेंगे। आंकड़ों और मेहमानों से समझे कि कैसे मुस्लिम वोटर एनडीए और महागठबंधन दोनों का खेल बिगाड़ सकते हैं। आपको हम बताएंगे कि पीके बनाम जो नीतीश हैं। आप दो तस्वीरें देखिए। मदरसा बोर्ड के कार्यक्रम में सीएम नीतीश का टोपी से इनकार। उमेला कार्यक्रम में पीके ने योगी के नाम पर मुस्लिमों को डराया। आप दो तस्वीरें ये दिखाई पड़ेंगी आपको। मैं पीसीआर से कहना चाहता हूं कि दो तस्वीरें दिखाएं। नीतीश का टोपी से इनकार, उमेला कार्यक्रम में पीके ने योगी के नाम पर मुस्लिमों को डराया। क्योंकि ये खबर जो है अब बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, लोग सवाल जवाब पूछ रहे हैं और शायद यही कारण है कि इसको हमने आज 9 बजे में देश के सामने रखने का काम किया है। जी हां, तो ये प्रशांत किशोर देखिए क्या कह रहे हैं, पहले इसको सुनिए आप जरा। में जितने लोग बैठे हुए हैं, हम आपसे पूछेंगे कि भैया आडवाणी और मोदी में अगर किसी एक को चुनना हो, किसको चुनिएगा? सारे लोग कहेंगे आडवाणी कितना भी खराब था ना, चलिए आडवाणी को तो बर्दाश्त कर लेंगे, मोदी बड़ा खतरनाक है। अभी ताली मत बजाइए, लिख लीजिए। 10 वर्ष के बाद फिर इस बैठक में हम लोग मिलेंगे और आपसे पूछूंगा कि भैया मोदी तो निकल गए, अब योगी आ गए, मोदी चाहिए कि योगी चाहिए? तो आप लोग कहेंगे भैया मोदी कितना खराब था ना, फिर भी ठीक था, योगी नहीं बर्दाश्त हो सकता। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। में जितने लोग बैठे हुए हैं, हम आपसे पूछेंगे कि भैया आडवाणी और मोदी में अगर किसी एक को चुनना हो, किसको चुनिएगा? सारे लोग कहेंगे आडवाणी कितना भी खराब था ना, चलिए आडवाणी को तो बर्दाश्त कर लेंगे, मोदी बड़ा खतरनाक है। अभी ताली मत बजाइए, लिख लीजिए। 10 वर्ष के बाद फिर इस बैठक में हम लोग मिलेंगे और आपसे पूछूंगा कि भैया मोदी तो निकल गए, अब योगी आ गए, मोदी चाहिए कि योगी चाहिए? तो आप लोग कहेंगे भैया मोदी कितना खराब था ना, फिर भी ठीक था, योगी नहीं बर्दाश्त हो सकता। अब आपको दिखाते हैं बिहार में मुस्लिमों से जुड़े कुछ आंकड़े। बिहार में 17.70% मुस्लिम है, यानी जनसंख्या में बात करें तो तकरीबन 2.31 करोड़ के आसपास हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 2020 में 77% मुस्लिमों ने महागठबंधन को वोट दिया था। बिहार में मुस्लिम बहुल जिलों की बात करें तो किशनगंज में 68%, कटिहार में 44%, अररिया में 42%, पूर्णिया में 38%, दरभंगा में 23%, पश्चिमी चंपारण में 22%, सीतामढ़ी में 21%, पूर्वी चंपारण में 19%, मधुबनी में 18%, सिवान में 18% मुसलमान हैं। बिहार में मुस्लिम विधायकों की बात करें तो 2020 में 19 विधायक जीत कर आए थे, जबकि 2015 में 25 विधायक थे। 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सबसे ज्यादा आरजेडी के 8 मुसलमान विधायक जीते थे। एआईएमआईएम के 5 विधायक थे, कांग्रेस के 4 विधायक, सीपीआईएमएल का एक विधायक, बीएसपी का विधायक जीता। हालांकि एआईएमआईएम के कई विधायक बाद में आरजेडी में शामिल हो गए।
2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में 76% मुस्लिम वोट महागठबंधन को गए तो जेडीयू और एनडीयू को 5% मुस्लिम वोट मिले थे। वहीं एआईएमआईएम को सीमांचल में अच्छे खासे मुस्लिम वोट मिले थे, लेकिन अब प्रशांत किशोर के बयान से मुस्लिम वोटों में बड़ा खेल हो सकता है। साथ ही ओवैसी की एंट्री अभी बाकी है। पिछली बार एआईएमआईएम ने सीमांचल में बड़ा खेल कर दिया था। इस बार प्रशांत किशोर अपने बयानों से किसका नुकसान करेंगे, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि जो भाजपा की लीडरशिप है उसका एवोल्यूशन कैसे होता है, कैसे हो रहा है। कि पहले वाजपेयी और आडवाणी जी थे, तो वाजपेयी जी को एक सॉफ्ट हिंदुत्व का मास्कट माना जाता था और आडवाणी जी को हार्डलाइनर माना जाता था। आज के तारीख में अगर आडवाणी जी और मोदी जी की तुलना करेंगे तो जो लोग जो आडवाणी जी को हार्डलाइनर मानते थे वो आज उनको सॉफ्ट मानेंगे मोदी जी के मुकाबले। तो मैंने ये बताया कि आने वाले समय में व्यक्ति कोई भी हो, लेकिन जो भाजपा की लीडरशिप की ट्रेजेक्टरी है वो क्रमशः और हार्डलाइनर की होती जाएगी। तो एक समय ऐसा आएगा 10 साल के बाद, जैसा आडवाणी जी के साथ हुआ है, वैसा ही 10 साल के बाद, 15 साल के बाद एक ऐसा समय आएगा कि भाजपा की लीडरशिप ऐसे किसी हार्डलाइनर व्यक्ति के पास रहेगी जिसके सामने मोदी जी का हिंदुत्व जो है वो सॉफ्ट दिखेगा। ये बात मैंने कही। तो ये आपने प्रशांत किशोर की बातें सुनी, उन्होंने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लेकर अपनी तरफ से अपनी व्याख्या दी है। हमारे साथ जफर सरेशवाला पूर्व चांसलर हैं MANUU के, जुड़ने जा रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बहुत नजदीक से काम किया है। जफर सरेशवाला साहब, आपका न्यूज इंडिया 24/7 में स्वागत है। बिल्कुल, आप लोगों ने मौका दिया, मैं बात करूंगा आपके साथ। जी जफर साहब, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है। प्रशांत किशोर ने एक आरोप लगाया, उन्होंने एक बात कही, वो बात पॉलिटिकल हो सकती है, उसके पीछे राजनीति हो सकती है। उनका ये कहना था कि अभी क्या आप देख रहे हैं, जब आप योगी को देखेंगे प्रधानमंत्री के तौर पे तब क्या होगा। ये सवाल ये, इस तरह के बयान, क्योंकि अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आप दुनिया जानती है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, इस तरह के बयान आखिर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा लीडर क्यों देता है? देखिए, प्रशांत किशोर साहब के साथ हमने किसी जमाने में बड़ा काम किया है जी। वो गुजरात में, बल्कि जब प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट थे मोदी साहब, तो वो साथ थे, हम लोग भी साथ में काम करते थे, हमने बहुत सारे प्रोग्राम भी साथ में किए थे। देखिए, मेरा मामला बिल्कुल दूसरा है जी। मैं किसी को हार्ड लाइनर, सॉफ्ट लाइनर बिल्कुल नहीं देखता, बल्कि जो मेरी वजह बनी थी मोदी साहब से मिलने की 2003 में जो मिला, तो मैंने एक बात तय की, इसलिए कि पस मंजर में जाना बहुत जरूरी है। गुजरात के 2002 के फसाद हुए थे, 1500-2000 मुसलमानों की जानें गई थी, 1000 से ज्यादा कारोबार तो सिर्फ अहमदाबाद शहर में, फैक्ट्रीज जमीन दोस्त हो गई, और वो बैकड्रॉप में 2/3 मेजोरिटी से मोदी साहब जीत के आ गए थे, है ना? उस वक्त ये हाल था गुजरात में। पहले ये होता था कि भाई कांग्रेस की हुकूमत में राइट्स होते थे, इधर भी कांग्रेस की हुकूमत होती थी, सेंटर में भी कांग्रेस की हुकूमत होती थी। तो ज्यादा मुसीबत जो होती है वो राइट में नहीं होती, राइट के बाद होती है, जब कर्फ्यू खत्म हो जाता है और रोजमर्रा की जिंदगी होती है। तो पहले ये होता था कि भाई कोई मुसलमान MP होता था, कोई मिनिस्टर होता था, कांग्रेस पार्टी है तो कोई ना कोई काम, भाई स्कूल हैं मुसलमानों की, कॉलेजेस हैं, मदरसे हैं, 50 काम है, तो वो होता था। ये पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी की वॉच में ये फसाद हुए थे, फसाद खत्म हो गए, मोदी साहब 2/3 मेजोरिटी से जीत के आ गए। अब 55 लाख मुसलमान हैं गुजरात में, उनके रोजमर्रा की जिंदगी है। लेकिन जफर भाई, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपने इतना नजदीक से प्रशांत किशोर के साथ काम किया, उन्होंने प्रधानमंत्री के काम करने की शैली भी देखी। जैसा मैंने कहा कि भाई न बिजली में वो पूछते हैं कि आप मुसलमान हैं या हिंदू हैं, न वो मकान देने में पूछते हैं, न वो बेटियों की शादी करवाने में पूछते हैं, न शिक्षा देने में पूछते हैं। तो आखिर प्रशांत किशोर को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई बिहार में कि वो इस तरह का बयान दे रहे हैं? ये मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा कि आप जो है प्रशांत किशोर के बहुत नजदीक से उनके साथ आपने काम किया है। जी देखिए, नहीं तो मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि मेरी बिल्कुल सोच अलग है जी। अब उस पस मंजर में कोई मुसलमान, उस वक्त एक मुसलमान गुजरात में ऐसा नहीं था कि जिसकी रसाई गांधीनगर में हो। अच्छा, तब उस वक्त के मोदी क्या थे? हिंदू हृदय सम्राट। भाई 2002-3 के अंदर मोदी से ज्यादा कोई हार्डलाइनर लीडर था जी। तब हमने यह तय किया कि भाई गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं,
2/3 मेजोरिटी से जीत के आए हैं और 55 लाख मुसलमान हैं। अगर हम मुसलमानों का मसला मोदी के साथ नहीं करें तो किससे करेंगे? उस वक्त जब मैंने तय किया कि भाई मुझे मिलना है उनसे, तो लोगों ने मेरी बड़ी मुखालिफत की। तो मैंने उस वक्त यह कहा था कि 55 लाख मुसलमान हैं गुजरात में और नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर है। अगर मुसलमानों का मसला है तो मैं नरेंद्र मोदी से बात नहीं करूं तो क्या परवेज मुशर्रफ से बात करूं? बहुत बढ़िया। या हसीना वाजेद से बात करूं? जी। तो अब यहां आ जाइए यूपी में। यूपी में 5 करोड़ मुसलमान हैं। योगी चीफ मिनिस्टर हैं। अब मुझे बताइए कि वो 5 करोड़ मुसलमानों का अगर मसला है तो क्या मैं शहबाज शरीफ से बात करूं या मोहम्मद यूनुस से बात करूं? आपको एक बार प्रशांत किशोर से भी बात करनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी जब ये राय दे रहे हैं, बताइए आप दोनों साथी थे प्रशांत किशोर को ये राय देने की, आखिर क्या जरूरत पड़ गई? क्या इतना पोलराइजेशन करना चाहते हैं प्रशांत किशोर बिहार में? आपको लगता है कि इससे क्या कुछ होगा? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। मुझे भी नहीं लगता। देखिए अब मैं आपको बताऊं कि मैंने यूपी में योगी साहब के साथ बहुत काम किया जी। हम एक इनिशिएटिव चलाते हैं जिसको तालीम और तरबियत कहते हैं, जिसमें हम बच्चों को, ज्यादा बड़ी तादाद में मुसलमान बच्चे होते हैं, उनको हम 3 चीजों की शिक्षा देते हैं: बेसिक फाइनेंस, कैपिटल मार्केट और एंटरप्रेन्योरशिप। और मैंने योगी के यूपी में 13 यूपी के शहरों में काम किया, बताइए, और बगैर उनकी छत्र छाया और बगैर गवर्नमेंट के सपोर्ट के पॉसिबल ही। हमने अयोध्या में भी प्रोग्राम किया, यूपी गवर्नमेंट ने रेड कारपेट बिछाया। उसके बाद हमने लखनऊ में 2 प्रोग्राम किए, हमने आपके सहारनपुर में किया, हमने कानपुर में किए, तो यूपी के 13 शहरों में किए। तो मैं इसको मानता ही नहीं हूं कि कोई हार्ड लाइनर है, सॉफ्ट लाइनर है। ये सिर्फ परसेप्शन होता है। हमारा तो काम यह है, और मैं यूपी के मुसलमान और बिहार के मुसलमानों के आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भाई देखो, ये सब बातों में मत पड़ो। जो आपका चीफ मिनिस्टर हो या जिसकी हुकूमत हो, उनसे आप डायरेक्ट काम में लगे, उनसे अपना काम कराएं जाकर, उनसे आप अपनी बात रखें। बस ये है मेरी एडवाइस। प्रशांत किशोर को क्या एडवाइस देंगे आप? अब वो देखिए, प्रशांत किशोर साहब तो सियासी आदमी है, मैं नहीं हूं। बात ये है असल में। नहीं, लेकिन आपके दोस्त है ना? हाँ बिल्कुल, हमने बड़ा साथ में काम किया और उनका बड़ा रोल था। उस जमाने में जो मोदी साहब का पूरी एक जो कैंपेन बनाई थी, उसमें बड़ा रोल था उनका। तो हाँ, वो ग्राउंड को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये सब चलता नहीं है, ये नहीं चलता। और मैं दूसरा मुसलमानों को एक और बात कहना चाहता हूं कि भाई, आप नीतीश कुमार को वोट देने से, क्योंकि वो आप नीतीश कुमार को वोट दोगे, वो जाके मिलेंगे बीजेपी से, तो आप वाया क्यों करते हो? भाई डायरेक्ट डॉक्टर से इलाज कराओ ना अपना, कंपाउंडर से क्यों कराते हो? बढ़िया। आप डायरेक्ट बीजेपी से बात करो कि चलो हम आपको वोट देते हैं। मुसीबत क्या होती है कि तुम देते हो वोट नीतीश कुमार को, वो जाके मिल जाते हैं बीजेपी से, और बीजेपी क्या कहती है मुसलमानों के, तुमने तो हमको वोट दिया ही नहीं। तो मैं बिहार के मुसलमानों को कहता हूं कि आप एक सिस्टम बनाओ और जाके बिठाओ बीजेपी के लोगों को। लेकिन जफर भाई, वहां पे एक और भाई, वो एक और नेता है AIMIM के ओवैसी साहब, वो भी देखिए पिछली बार सीमांचल से उन्होंने 5 विधानसभा की सीटें जीती थी। इस बार भी वो चुनाव लड़ेंगे। आपको नहीं लगता है पिछली बार जितने लोग जीते थे बाद में पार्टी छोड़ के चले गए, और इस बार भी लड़ेंगे? तो मेरा ये कहने का आशय है कि भाई, जैसे RJD लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं, सभी लड़ रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। प्रशांत जी ने तो यहां तक कह दिया कि भाई आप सोच लेना आगे क्या होने वाला है। नहीं देखो, कुछ नहीं होता। मेरा तो मानना है कुछ नहीं होता। ये सब ठीक है। हमने गुजरात में, भाई गुजरात में आज 30 साल से बीजेपी की हुकूमत है, बल्कि जितनी तरक्की गुजरात में मुसलमानों ने की है, पिछले पूरे हिंदुस्तान में कहीं तरक्की नहीं होगी। एजुकेशन में, कारोबार में, ठीक है, जिसकी भी हुकूमत हो। मेरा तो सिर्फ यह कहना है, अगर बंगाल में मुसलमान है तो ममता से बात करो, अगर तमिलनाडु में तो स्टालिन साहब से बात करो। जहां जिसकी हुकूमत हो उसके साथ आप प्रोसेस ऑफ डायलॉग में होने चाहिए। तो आपकी सलाह यही है भाई कि जो लोग हैं, जो वोट आने वाले समय में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, वो सही नेता से बात करें, लीडर से बात करें, ना कि ऐसे लोगों से बात करें जो उनके वोट का बिखराव करते हैं। आप ये कहना चाहते हैं जफर भाई? बिल्कुल, मेरा कहना यह है कि जो मेन है, जो हुकूमत में आने वाले, उनसे बात करो। और मेन एनडीए में बीजेपी से बात करो, क्योंकि ये सब बीजेपी को जाके मिलेंगे। आप जिसको भी वोट दोगे तो डायरेक्ट बीजेपी को बोलो ना, हम आपको देते हैं। मेरा तो यह है कि भाई ये ना, सेकंड वालों को मत दो, डायरेक्ट जो नंबर 1 है उससे बात करो।
नहीं, लेकिन जफर भाई एक बात और भी आ जाती है कि भाई इस तरह के नारे क्यों लगाने पड़ते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, है ना, कटोगे तो बांटे जाओगे। इस तरह के नारे भी आपको सुनने को भी मिलते हैं, हम लोग भी सुनते हैं। तो आखिर इस तरह के नारे भी तो कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित तो करते ही होंगे। देखिए, मैं मुसलमानों को यह कहता हूं कि मुझे बीजेपी के एक बहुत ही वरिष्ठ, यानी सबसे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक इलेक्शन के जमाने में मुझे कहा था, यार देखो जफर, अभी इलेक्शन हो रहा है, बहुत कुछ सुनोगे तुम। बोले यूपी गए हो? मैंने कहा हाँ। बोले वहां मालूम है होली में रंग डाल देते हैं। बोले रंग डालते, फिर कहते हैं भाई रंग होली है, बुरा मत मानना। तो इलेक्शन के जमाने में ये सियासी लोग जो भी बोले ना, उसको एक कान से लो, दूसरे कान से निकाल लो और रियल इश्यूज पे उनसे बात करो। और मुसलमानों के रियल इश्यूज क्या हैं? तालीम, कारोबार, एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई तीसरी बात की बात करने की जरूरत। जफर भाई कोई मानता नहीं ना। मैं आपको जरा योगी जी की एक ना बाइट सुनाता हूं, पहले आप बाइट सुनिए, फिर मैं आपका इस पे जवाब लूंगा। ये सुनिए योगी जी क्या कह रहे हैं। इसलिए मुसलमान इससे खतरे में नहीं है, इनकी वोट बैंक की राजनीति खतरे में है। जिस दिन अपने पूर्वजों को भारतीय मुसलमान समझ जाएगा, इन सब के बोरिया बिस्तर बन जाएंगे। इसलिए अपने बोरिया बिस्तर को दुरुस्त रखने के लिए लोग इस प्रकार की भड़काऊ बातें को कहते हैं। भारत के मुसलमानों को याद रखना होगा, वे तभी सुरक्षित है जब हिंदू सुरक्षित है, हिंदू ट्रेडिशन सुरक्षित है, उसी के साथ उनकी भी सुरक्षा निहित है। तो आपने ये देखा कि योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि हिंदू अगर सुरक्षित रहेंगे तभी मुसलमान सुरक्षित रहेंगे। जफर सरिसवाला साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जफर साहब, अभी आपने योगी आदित्यनाथ की बात सुनी, उनका ये कहना था कि अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान सुरक्षित है। और जैसा उन्होंने पूर्वजों का हवाला दिया, उनका कहना था कि भाई लोग जो है अपनी पॉलिटिक्स के लिए, अपनी दुकान के लिए जो है वो मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। कहां तक सही मानते हैं आप इसको? भाई देखिए, मैं आपको बोलता है ना, द प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग। और मेरा तो डायरेक्ट तजुर्बा है। जैसे मैं मिसाल देता हूं आपको कि हमने अयोध्या चुना तालीम और तरबियत का प्रोग्राम करने के लिए। ठीक है। वहां पर अवध यूनिवर्सिटी, अगर आपको याद हो, जो पुराने 50 साल पुरानी। जी हाँ, जी हाँ। और ये प्रॉपर अयोध्या में जी। अयोध्या में भी 17-18 मस्जिदें हैं, मुसलमानों की बड़ी तादाद है। मैं गया वहां पहले, बड़ी संख्या है जी, बड़ी संख्या है जी, बड़ी। तो यूनिवर्सिटी वाले जो पहले जो है ना, हमने उनका ऑडिटोरियम मांगा, उन्होंने कहा यूं होगा और इतनी फीस होगी, फला फला जो भी। अच्छा, वहां पर पीएससी का कब्जा था यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में, जो प्रोविंशियल आर्म कांस्टेबलरी है जी। तो मैं योगी साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिला जाकर, उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि भाई ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें इनके लिए आप सुविधा पैदा करो। और आप नहीं मानेंगे, जो यूनिवर्सिटी वाले लाखों रुपए की बात करते थे ना ऑडिटोरियम की, कहा कि भाई आप ये काम नेक काम कर रहे हो, हम फ्री में देंगे। और वो पीएससी 1 मिनट में चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से आया और वो चलेगा। और हमारा सबसे, मैं यूं कह सकता हूं कि यूपी में मेरा सबसे बेहतरीन तालीम और तरबियत का जो प्रोग्राम हुआ वो अयोध्या में हुआ। इसी तरह जब हमने लखनऊ में किया तो यूपी गवर्नमेंट ने हमको, उनकी साहित्य एकेडमी का हॉल था, ऑडिटोरियम, कहा कि भाई इसमें कीजिए। तो देखिए, यह है, आप अपनी बात संजीदगी से रखो, तालीम की, कारोबार की। मैं नहीं समझता कोई चीफ मिनिस्टर या कोई पॉलिटिकल लीडर आपकी बात का इनकार करेगा। जफर भाई एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आज की तस्वीर है ये, जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है। जब उनको टोपी पहनाई जा रही थी तो उन्होंने टोपी उतार के जो है अपनी टोपी दूसरे मिनिस्टर को पहना दी, जो तस्वीर में दिखाई पड़ रहा है। ये क्या बताना चाहते हैं नीतीश कुमार जी कि भाई ये जो टोपी का चक्कर है, टोपी, मेरा मानना है कि भाई टोपी पहनाने का काम ये जो है नीतीश कुमार जी ने किया और ये दिखाई दे रहा है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि आखिर इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ होने के कारण जो है नीतीश कुमार जी टोपी जो है पहना रहे हैं? अपने मिनिस्टर जमा खान जी को इन्होंने टोपी दे दी, तो ये क्या बताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं ये? देखिए, पहले तो नीतीश कुमार सबसे ज्यादा बुरा भला बोले थे मोदी साहब को 2013 में। पीछे आ जाइए, हमें मालूम है क्या क्या बोले थे। ये मुल्क है, यहाँ तो तिलक भी चलेगा और टोपी भी चलेगी। तो आज उसके बिल्कुल खिलाफ कर रहे हैं। और नीतीश कुमार साहब तो नॉन है, कल कुछ बोलते हैं, आज कुछ बोलते हैं। तो इसलिए, और ये सियासी हैं, उनका कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन मैं मुसलमानों को भी कहूंगा, यूपी बिहार के, कि भाई टोपी पहनाने की जरूरत क्या है? मतलब ऐसा क्या है, यानी टोपी पहन लेंगे तो वो आपका काम करेंगे, नहीं करेंगे?
ये कोई, यानी ये भी हमारी भी बेवकूफी है। भाई टोपी पहनाने की जरूरत ही क्या थी उनको? मतलब आप इसको पॉलिटिक्स से जोड़ के देख रहे हैं, उनको अगर टोपी पहनाने की आवश्यकता नहीं थी, वैसे ही कार्यक्रम हो जाता, ज्यादा अच्छा था। हाँ, बिल्कुल मौका ही नहीं कोई मिलता। जरूरत ही नहीं थी, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी टोपी पहनाने की। तो यानी हाँ, जफर भाई, मुझे लगता है कि आपका सिर्फ यही कहना है कि भाई जो मुख्यमंत्री हो, जो प्रधान हो, मुसलमानों को उनसे बातचीत करनी चाहिए, अपने मसलों का, अपने मसाइल का सलूशन देखना चाहिए। और शायद मेरी भी यही राय है कि भाई समस्या का समाधान वही होगा ना जो मुखिया होगा। मुखिया के पास आप जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, तो फिर समस्या का समाधान होगा। नहीं तो आप पॉलिटिक्स में फंसे रहेंगे और पॉलिटिकल आका लोग जो है वो आपका फायदा उठाते रहेंगे। यही लगता है। बिल्कुल, स्टेट में जिसकी हुकूमत हो उससे, सेंटर में जिसकी हुकूमत हो उससे, और जो डिसीजन मेकर हैं मिलिए उनसे। और मुसलमानों का एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो नॉन पॉलिटिकल हो, जिसमें मुसलमान इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मुसलमान इंटेलेक्चुअल हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जैसे जफर भाई हैं, बैठे है कि नहीं? जैसे जफर भाई हैं, है कि नहीं? नहीं भाई, मैं तो कुछ नहीं हूं। चलिए जफर भाई, आज के डिबेट में सिर्फ इतना ही। हम लोग फिर किसी नई खबर के साथ एक बार फिर चर्चा करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से मुसलमानों को लेकर बिहार में राजनीति हो रही है और किस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं। मुसलमानों को भी ये सोचना होगा कि आखिर उनका वोट सही जगह पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जो लोग उनसे वोट ले रहे हैं, क्या वो उनके लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये ऐसी बातें हैं जिससे उनका भविष्य जो है निर्भर करेगा। हम कल फिर किसी नई खबर के साथ आपके सामने होंगे, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7। नमस्कार।